स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विशेषण के बारे में जानेंगे। विशेषण यानी जो विशेषता बताता है, किसकी? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की। विशेषण एक विकारी शब्द है। विकारी का अर्थ होता है जिन शब्दों पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, अर्थात उनके कारण उन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है, तो वे विकारी शब्द कहे जाते हैं। विशेषण पर भी लिंग, वचन और कारक आदि का प्रभाव पड़ता है, इसके कारण उनमें परिवर्तन आ जाता है, तो इसलिए विशेषण जो है विकारी शब्द है। और संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वाक्य में जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य होते हैं, और जिन शब्दों द्वारा विशेषता बताई जाती है वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण को कुछ लोग 3 प्रकार का मानते हैं और कुछ विद्वान इसे 4 प्रकार का मानते हैं। विशेषण के भेद में पहला जो हम ले रहे हैं वो है सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि सार्वनामिक कहते हैं क्योंकि ये संज्ञा से पहले जो सर्वनाम आता है वो संज्ञा की तरफ इशारा करता है, इसलिए इसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और क्योंकि यह संज्ञा की तरफ संकेत करता है, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण के नाम से भी जानते हैं। इसमें 2 भेद होते हैं। पहला तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण और दूसरा यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो सर्वनाम बिना रूपांतर के अपने मूल रूप में आकर, संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है। जैसे यह घर मेरा है, घर इसमें संज्ञा है और यह सर्वनाम है। घर के ठीक पहले आकर यह संकेत कर रहा है कि यह घर मेरा है, और यह सर्वनाम जो है वो मूल रूप में है। तो ऐसा सर्वनाम मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत आता है। कोई आदमी रो रहा है, इसमें आदमी संज्ञा है और इसके पहले कोई आकर इसकी विशेषता को बता रहा है, उसकी तरफ संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है। तो इसमें कोई जो है ये मौलिक सर्वनाम है और इसलिए ये मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। अब दूसरा है यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण क्या है? यौगिक सार्वनामिक विशेषण वह सर्वनाम होता है जो रूपांतरित होकर संज्ञा से पहले आता है और उसकी विशेषता को बताता है, यानी उसकी तरफ इशारा करता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, तो ऐसा जो है ये क्या है? ये मूल सर्वनाम नहीं है, यह से ऐसा बना है। तो इसलिए ऐसे जो सर्वनाम होते हैं इनको हम यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, जैसे ऐसा, जैसा, वैसा इत्यादि। तो इसमें जो है ऐसा आदमी नहीं देखा, ये यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। इसी प्रकार जैसा देश वैसा वेश, ये भी यौगिक सार्वनामिक विशेषण होगा। अब हम आगे देखते हैं। दूसरा है गुणवाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, यह संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसके गुण को बताता है, और ये गुण जो बताता है वो कितने प्रकार के होते हैं। जैसे कालबोधक, गुणबोधक, आकार बोधक, भाव बोधक, समय बोधक, स्पर्श बोधक, दिशा बोधक
अवस्था बोधक, रंग बोधक, स्थान बोधक, स्वाद बोधक और एक और इसमें होता है गंध बोधक, जो गंध आदि के बारे में बताता है। तो ये जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत इतनी चीजों को बताने वाले जितने भी शब्द होंगे वो सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे। ऐसे में अब ये देखते हैं कि काल बोधक के अंतर्गत किन किन चीजों के बारे में हम पता लगाएंगे कि कौन सा काल बोधक है। जैसे नया, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन, ये काल बोधक गुणवाचक विशेषण होते हैं। इसी प्रकार गुण को बताने वाले अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, पापी, न्यायी, सीधा, सरल, ये सब गुण को बता रहे हैं। तो ये गुण बोधक विशेषण है। आकार बोधक गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा, नुकीला, सुडौल, पतला, मोटा आदि ये आकार बोधक गुणवाचक विशेषण हैं। इसी प्रकार भाव को बताने वाले शब्द जैसे डरपोक, भीरू, कायर, कुरूप आदि ये सब भाव बोधक होंगे। समय को बताने वाले जैसे सवेरा, प्रातः, दोपहर, शाम, ये सब समय को बता रहा है। स्पर्श बताने वाले कठोर, कोमल, खुरदुरा आदि। दिशा को बताने वाले पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये दिशा का बोध करा रहा है। अवस्था का बोध कराने वाले जैसे बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था आदि ये अवस्था बोधक विशेषण है। रंग बोधक लाल, हरा, नीला, पीला आदि। स्थान बोधक ऊंचा, नीचा, भीतरी, तिरछा आदि ये स्थान का बोध करा रहे हैं। तो ये स्थान बोधक गुणवाचक विशेषण है। स्वाद को बताने वाले स्वाद बोधक होते हैं जैसे कड़वा, कसैला, खट्टा, मीठा, तीता आदि। इसी प्रकार गंध को बताने वाले जैसे सुगंधित, दुर्गंध युक्त, खुशबूदार, ये गंध बोधक गुणवाचक विशेषण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि गुणवाचक विशेषण के कई उपभेद हैं। अब यदि हमको विशेषण के भीतरी प्रकार बताने हो जैसे पद परिचय वगैरह जब हम देते हैं तो उसमें ये हमारी सबसे अलग एक क्वालिटी को बताता है जो हमें जानकारी होनी चाहिए। अगला है संख्यावाचक, जिसमें संख्या के बारे में बताते हैं, और परिमाणवाचक ऐसी वस्तुएं जिन्हें हम गिनती नहीं कर सकते, काउंट नहीं कर सकते, बल्कि उनको नापते हैं या उनका वजन करते हैं, तो वो परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। इन्हीं को यानी संख्यावाचक और परिमाणवाचक को कुछ विद्वान संख्यावाचक के ही अंतर्गत मानते हैं और कुछ इसे अलग मानते हैं। परिमाणवाचक और संख्यावाचक के दो उपभेद होते हैं। एक तो संख्यावाचक में जैसे हम लेते हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक जैसे 5 वर्ष का बच्चा, 10 साल का रोग, यानी ये 5 और 10 संख्या को बता रहा है, निश्चित संख्या को बता रहा है। 10 केले, 12 संतरे इत्यादि। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ये निश्चित संख्या नहीं होती है। जैसे थोड़े ही बच्चे हैं, थोड़ा सा गुलाब है, या कुछ ऐसे संज्ञा जिनका निश्चित, उनको गिना तो जा सकता है, उन्हें काउंट किया जा सकता है, लेकिन वो निश्चित नहीं है कि कितना है, कितनी संख्या उसकी है। तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आता है। अगला है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में भी
दो प्रकार के विशेषण भेद होते हैं, जैसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण जैसा कि हमने पहले ही बताया कि वो उन्हें काउंट नहीं किया जा सकता, वजन किया जा सकता है। जैसे चीनी है, 2 किलो चीनी है, तो यहाँ 2 तो संख्या दिख रहा है, लेकिन हम 2 चीनी को काउंट नहीं कर सकते। किलो में उसको हम वजन करेंगे तो वो संख्या उसकी अलग हो जाएगी, यानी कि यहाँ माप तौल दिख रहा है। तो ऐसे को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। 2 किलो चीनी, 5 लीटर तेल इत्यादि। और अनिश्चित परिमाणवाचक में ऐसी चीजें जिन्हें हम वजन तो करते हैं लेकिन मात्रा निश्चित नहीं होती, जैसे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चावल इत्यादि। चावल यद्यपि काउंटेबल है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है कि 1 किलो चावल को काउंट किया जा सके, तो इसलिए वो भी परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। जब हम वस्तुओं के गुण दोष को बताते हैं तो उसमें कुछ अधिक और कुछ कम ऐसा संभव होता है कि कोई गुण किसी में अधिक हो और दूसरे में उससे अधिक हो और तीसरे में सबसे अधिक हो। तो इस आधार पर गुण दोषों के इन न्यूनाधिक्य को दर्शाने वाली विशेषता की 3 अवस्थाएं मानी गई हैं। विशेषण की 3 अवस्थाओं को हम मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था के नाम से जानते हैं। इसकी मूलावस्था में सामान्य विशेषता का बोध होता है, जैसे प्रेमा अच्छी लड़की है, राधा बुरी लड़की है, लड़का अच्छा है। तो यहाँ एक सामान्य विशेषता बता रहा है कि प्रेमा अच्छी है, लड़का अच्छा है इत्यादि। अगर हम उत्तरावस्था में उसकी विशेषता बताते हैं तो तब वहां तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। जैसे प्रेमा रमा से अच्छी लड़की है, वह लड़का अपने मित्र से अच्छा है, यानी 2 की तुलना उससे अच्छा। तो यहाँ पे उत्तरावस्था विशेषण की होगी। और उत्तमावस्था में क्या होता है कि अब उससे सुपर कुछ नहीं हो सकता, सबसे उत्तम जो है वो है उत्तमावस्था। और इसके लिए उत्तमावस्था के लिए हम उसको सबसे सुपर बताते हैं, जैसे प्रेमा सबसे अच्छी लड़की है, अब उसके बाद कोई तुलना नहीं रह गई। तो इस प्रकार विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। अब कुछ शब्द जो हैं वो मूल रूप से विशेषण होते हैं और कुछ शब्दों को हम विभिन्न प्रकार से विशेषण में परिवर्तित करते हैं। जैसे अच्छा, ये शब्द मूल रूप से विशेषण है। वह किताब अच्छी है, वह लड़का अच्छा है। फूल सुंदर है, सुंदर क्या है? मूल रूप से विशेषण है। लेकिन कुछ ऐसे विशेषण तत्व होते हैं जिनको हम संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि से बनाते हैं। जैसे संज्ञा से जब हम बनाते हैं, शिव क्या है? संज्ञा है। और इसमें जब हम प्रत्यय लगाते हैं अब, तो हमारा बन जाता है शैशव। यज्ञ जो शब्द है संज्ञा है और इससे हम इक प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है याज्ञिक, यज्ञ से संबंधित। श्रद्धा ये भावाचक संज्ञा है, इसमें आलू प्रत्यय लगा के हम बनाते हैं श्रद्धालु। ध्वनि ये हमारी भावाचक संज्ञा है और इसमें जब हम इत प्रत्यय लगाते हैं तो बन जाता है ध्वनित। इसी प्रकार विशेष से वैशेषिक। सर्वनाम से भी हम विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे यह से ऐसा, वह से वैसा,
जो से जैसा, ये यह वह जो क्या है, सर्वनाम है। और इससे जब हम विशेषण बनाते हैं तो ऐसा वैसा जैसा इत्यादि होगा। इसी प्रकार कौन से कैसा हो जाएगा, मैं से मुझसा हो जाएगा, या मेरा हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सर्वनाम शब्दों से विशेषण शब्द का निर्माण करते हैं। कुछ क्रिया शब्दों से भी हम विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, जैसे पथ। पथ का अर्थ होता है गिरना, और पतित मतलब गिरा हुआ। पठ से पठित, ये पठ क्या है, धातु रूप है यानी क्रिया का रूप है। बंद, ये भी क्रिया है। बेचना क्रिया है। तो इनसे जब हम विशेषण बनाते हैं तो बंद से बंदनीय, बेचना से बिकाऊ, शोष से शोषित आदि शब्द बनते हैं। अव्यय से भी हम विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे ऊपर, अव्यय क्या होते हैं, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण किसी तरह परिवर्तन नहीं आता। तो ऊपर किसी भी संज्ञा के साथ हो, विशेषण के साथ हो, किसी भी काल में हो, किसी भी लिंग में हो, इस शब्द पर अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए ये अव्यय है। अव्यय के बारे में जब हम लोग अव्यय चैप्टर को पढ़ेंगे तो ज्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऊपर में जब ई प्रत्यय हम लगाते हैं तो ये हमारा ऊपरी जो है ये विशेषण हो गया। आगे ये अव्यय है और इससे जब हम विशेषण बनाते हैं तो ये हो जाता है अगला। बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी। तो इस प्रकार हम संज्ञा से, सर्वनाम से, क्रिया से और विशेषण से, इन शब्दों से भी अव्यय से, इन शब्दों से भी हम विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं। निश्चित संख्यावाचक विशेषण को हम 4 उपभागों में भी बांटकर देख सकते हैं। जैसे गणनावाचक, गणनावाचक में कैसे, जिनकी गणना की जा सके, 1 2 3 4 5 8 12 इत्यादि। दूसरा है क्रमवाचक, हम गिनती न करके उसको क्रम वाइज बताते हैं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, 10वां, 8वां इत्यादि। आवृत्तिवाचक, जैसे तिगुना, चौगुना, 6 गुना, 8 गुना, 10 गुना इत्यादि। और समूहवाचक, जैसे चारों, आठों, 10। तो इस प्रकार निश्चित संख्यावाचक को भी हम 4 उपभागों में बांटते हैं। इसके अतिरिक्त विशेषण संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं, जबकि इसके साथ एक और चीज जान लेना आवश्यक है कि प्रविशेषण, अक्सर पूछा जाता है कि प्रविशेषण क्या है। इसको पहचानने में बहुत कठिनाई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की जो विशेषता बतलाते हैं ऐसे शब्द विशेषण कहलाते हैं, और जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उनको हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे अगर हम एक वाक्य लें, घोड़ा काला है, तो इसमें घोड़ा संज्ञा हो गया और घोड़े की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह काला है। लेकिन अगर हम इसके पहले लगा देते हैं कि घोड़ा बहुत काला है, तो काला तो आप अपने आप में विशेषण है, और ये विशेषण की भी विशेषता क्या बता रहा है, बहुत शब्द। तो यहाँ पे बहुत क्या हुआ, प्रविशेषण हुआ। तो उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। अगले वीडियो में कुछ अगले विषय वस्तु के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।